नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और खुदा को मंजूर है कि इस देश से कुछ भी मिट सकता है, गांधी नेहरू नहीं मिट सकते, क्योंकि जो इन्हें मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि 14 साल में हम लोग 12 साल में पक चुके हैं 2014 के बाद ये सुनते सुनते कि देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार है एक शख्स जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जब भी सरकार फंसती है, नेहरू को आगे करती है। नेहरू के पीछे बचते बचाते मोदी जी 12 साल तक इस सरकार को चलाते आए हैं और आगे भी शायद नेहरू के कंधे पर चढ़कर ही चलाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, इनके भाषण हो, संघ के कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, नेहरू को डिमेन करने का मौका नहीं छोड़ा जाता। लेकिन बदकिस्मती नेहरू कम होने की बजाय और बड़े हो रहे हैं, क्योंकि नेहरू वो कर गए हैं जो ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। और मजबूरी है, जब जब जहां जहां अंधभक्तों के अलावा जाएंगे, नेहरू को आप खड़ा पाएंगे। कुछ दिन पहले आपको याद है नेहरू जी मोदी जी जापान गए थे, वहां एक लेखक से मिले थे। उस लेखक ने भी कहा था ये देश नेहरू का है, जहां नेहरू जिस देश में हुए हों वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने, याद है। अब ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि ना चाहते हुए भी, दिल में मुझे मालूम है बहुत दर्द मोदी जी के हुआ होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी नेहरू और उनकी सरकार की तारीफ करनी पड़ी। हालांकि मोदी जी ने बड़े चालाकी भरे तरीके से नेहरू का नाम नहीं लिया। इसमें आप नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी या जितनी कांग्रेस की सरकारें सबको गिन सकते हैं, पर मेनली मुझे लगता है जो जिक्र उन्होंने किया था वो नेहरू का था। नेहरू सरकार का नाम लिया या जो भी बात की उन्होंने, नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन मजबूरी में जिक्र करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां बोल रहे थे वो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक थी या एक वो था, समारोह था, और टॉपिक था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो ऐसे में आज़ादी के बाद ये देश कैसे खड़ा हुआ है, इसका जिक्र अगर नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे पूरी होती। मजबूरी में मोदी जी को दुनिया के सामने, दुनिया के इतने बड़े नेताओं के सामने कहना ही पड़ा कि आज़ादी के वक्त भारत के बारे में क्या सोचा गया था और उसके बाद उन कैसे इस देश को उस वक्त की सरकारों ने न सिर्फ संभाला बल्कि लोकतंत्र को मजबूत किया। जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। देखा कैसे नेहरू का नाम नहीं लिया,
जबकि कह सकते थे कि जब नेहरू के हाथ में देश आया था तो देश की हालत क्या थी। पाकिस्तान के साथ टेंशन थी, आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी, लोकतंत्र ऐसे में सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता था। लेकिन नेहरू ने इस डाइवर्स देश को इकट्ठा, न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि इस देश को प्रगति के पथ पर डाला। सन 50 में, 47 या 50-55 में, या उस वक्त आज़ादी के वक्त नेहरू ने सोचा था कि जब 21वीं शताब्दी आएगी उस वक्त भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बने, उसका नींव, उसकी बीज आज डालनी पड़ेगी। और नेहरू की वो सोच आज फल दे रही है भारत को, जिसका डंका मोदी जी पीट रहे हैं कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। अभी मोदी जी ने कहा कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे होती है भाई साहब? ये 12 साल में तो नहीं हुई। जब आप फसल उगाते हैं, आप कहते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग फसल है, उससे पहले किसी ने वो ज़मीन तैयार की होगी, उसमें हल जोता होगा, उसमें फिर बीज डाला होगा, पानी डाला होगा, खाद डाली होगी, तभी तो जाके आपकी फसल जो है इतनी उगी है ना। वो किसने किया वो सारा कुछ? वो किया तो कांग्रेस सरकारों ने। और सबसे पहले उस बंजर ज़मीन को जोता किसने? उस किसान का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका बोया हुआ आज खा रहे हैं। मुझे किसी ने, पता नहीं ये कहावत है या क्या है, मुझे किसी ने बहुत साल पहले कही थी। उन्होंने बिजनेस के बारे में कहा था कि देखो बेटा, कि जो बिजनेस होता है ना, एक पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी खपा देती है उस व्यवसाय को स्थापित करने में, दूसरी पीढ़ी उस व्यवसाय को आगे बढ़ाती है, तीसरी पीढ़ी उस व्यवसाय को टॉप पे पहुंचाती है, और चौथी पीढ़ी उस व्यवसाय पर ऐश करती है, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। कुछ ऐसा ही यहां नहीं लग रहा आपको? एक पीढ़ी नेहरू ने जमाया, मेहनत की, खपाया, दूसरी पीढ़ी यानी इंदिरा राजीव के दौर ने, इंदिरा राजीव नरसिम्हा राव के दौर ने उससे आगे, इंदिरा और राजीव के दौर ने उसे आगे बढ़ाया। फिर नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी कह लिया, फिर मनमोहन सिंह के दौर ने उसे पीक पर पहुंचाया। आज ऐश कर रहे हैं मोदी जी, और ऐश के साथ क्रैश भी कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि जिस तरह से इस देश की इकोनॉमी को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी बोलकर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, जहां जो देश पर कर्जा है, सैकड़ों गुना कर्जा बढ़ चुका है। कर्जा ले लेकर चुनाव की राजनीति में फ्रीबीज के तौर पर बांटे जाते हैं पैसे। ऐश हो रही है और क्रैश हो रही है। मनमोहन सिंह सरकार ने, पीछे नहीं जाता मैं, आप नरसिम्हा राव की सरकार से ले लीजिए, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। खास करके अगर मनमोहन सिंह जब सरकार में आए तब उस सरकार ने, मुझे एक योजना ऐसी बता दीजिए जहां पर देश को आर्थिक नुकसान हो रहा हो, जहां पर देश का भविष्य दांव पर हो। ऐसी ऐसी योजनाएं उस सरकार में आई जो योजनाएं पूरे देश में डिस्कशन का मुद्दा बनी। चाहे वो मनरेगा हो, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेलफेयर स्कीम, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, दुनिया की किसी देश ने ऐसा कदम नहीं उठाया था जहां इन्फॉर्मेशन को एक अधिकार के रूप में जनता को दिया था। राइट टू फूड, खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मैं तो सिर्फ 5 गिना रहा हूं। अधिकार शब्द जोड़े गए थे साथ में कि ये जनता का अधिकार है, इस देश के वासियों का अधिकार है। लेकिन इसमें पैसा फ्री बीज में नहीं बांटा गया। जो बेसिक जरूरत होती है किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर पैसा खर्च किया गया, रोजगार दिया गया, गरीबों का उत्थान किया गया। चाहते तो मनमोहन सिंह भी 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मुफ्त नहीं दिया। उन्होंने 1 रुपये और 3 रुपये नॉमिनल प्राइस रखा था।
शुरुआत उनकी की हुई थी। मजा भुगत रहे हैं जनाब मोदी जी, मैं तो इतने लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं। जिससे दिक्कत है उसे साफ किया गया। जब जरूरत थी कहा मैं ढोल पीटूंगा मनरेगा का, फिर जब फंसे तो उसी मनरेगा ने बचाया लॉकडाउन में, और अब जब उससे निकल गए तो मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर, बदल ही दिया, उसका स्वरूप ही सब कुछ बदल दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन तो कहाँ है आजकल, किसी को पता ही नहीं है, उसका तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी वेलफेयर स्कीम, ऐसी ज़बरदस्त योजनाएं कोई सरकार लाने का दम नहीं रखती, क्योंकि रिस्क होता है। उस आरटीआई ने ही मनमोहन सिंह सरकार को जाने पर मजबूर किया ना। अगर आरटीआई नहीं होती तो जितने एलिगेशन स्कैम उस वक्त लगे, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कीम, 2G स्कैम, शायद पता भी नहीं चलता लोगों को। जैसे आज की सरकार में आंकड़ों का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या खर्च हो रहा है, पैसा कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। यहां तक कि यह भी नहीं पता कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है और वो पैसा खर्च कहां हो रहा है। किसी को नहीं मालूम कि संघ के इतने बड़े बड़े कार्यालय बन गए, एक एनजीओ के जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, टैक्स के नाम पे दोअन्नी नहीं देती, वो पैसा कहां से आ रहा है। किसी को नहीं मालूम कि 10 साल पहले तक चुनाव लड़ने के लिए जिस पार्टी के पास ढंग से पैसे नहीं थे, आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई, नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम कि कहाँ का पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, कैसे कैसे एक ही व्यवसाय को पूरे देश का धंधा दिया जा रहा है, क्योंकि आरटीआई को खत्म कर दिया गया है, मार दिया गया। अगर आज वही आरटीआई होती जो मनमोहन सिंह के सरकार में थी, तो शायद ये सरकार तीसरी टर्म तो छोड़िए, दूसरी टर्म भी ना देख पाती। ये फर्क है। इसलिए जब भी मौका लगेगा, नेहरू भी खड़े होंगे, इंदिरा भी खड़ी होगी, मनमोहन सिंह भी खड़े होंगे, नरसिम्हा राव भी खड़े होंगे, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।